जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरजे ज्ञान में। आज हम जानेंगे वक्फ, जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे भारत के अंदर। वक्फ कानून क्या भारत सरकार ने बनाए, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है, क्या यह कानून बनने से रोका जा सकता है, पूरा मामला क्या है जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम वक्फ शब्द के बारे में बात करेंगे कि ये शब्द है क्या और इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, वक्फ का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य, किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति दान दे देता है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, तो वह वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। अब इसके और भी हम मतलब समझ लेते हैं कि आसान शब्दों में वक्फ का मतलब की हम बात करें। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना, और इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका होता है। इसके बाद हम बात करें ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी गई हो, वह वक्फ संपत्ति कहलाती है। सामाजिक काम के लिए, चाहे आपका कब्रिस्तान हो, चाहे आप वहां पर जो है दरगाह बना सकते हैं, मतलब उसको रेंट पर भी दे सकते हैं, जो वक्फ संपत्ति होती है। उसके बाद हम बात करें दान दी गई संपत्ति में चल अचल संपत्ति दोनों हो सकती है, और आमतौर पर वक्फ संपत्ति या इससे होने वाली आय को स्कूल, धार्मिक, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालय के रख रखाव में खर्च होती है। ठीक है, मतलब जो संपत्ति होती है इन सब के रख रखाव में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप आसान भाषा में वक्फ का मतलब समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं कि प्यारे भाई जो वक्फ कानून बना है, वक्फ कानून बनाए लोकसभा से पहले बिल पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया गया, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसको एक अधिनियम बना दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई कि लोकसभा में कितने घंटे चर्चा हुई है। लोकसभा और राज्यसभा में 12 से 13 घंटे लगातार इस विधेयक को लेकर चर्चा हुई, और प्यारे भाई लोकसभा में 2 अप्रैल को ये पेश किया गया, और यह गुरुवार सुबह तक चली चर्चा के बाद इसके बाद मतदान हुए। लोकसभा में टोटल 520 वोट पड़े, जिनमें पक्ष 288 और विपक्ष में 232 वोट डले थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, यह राज्यसभा में पेश किया गया 4 अप्रैल को, जहां 223 टोटल वोट पड़े थे, उसमें 128 वोट पक्ष में पड़े और 95 वोट विपक्ष में पड़े थे, और जमकर हंगामा हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि किस किस व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया और किस किस व्यक्ति ने इसका समर्थन किया, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जहां सत्ता पक्ष की ओर से सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा तहलका मचाया गया पूरी तरह से। सत्ता पक्ष के जो सुधांशु त्रिवेदी थे, उन्होंने इस अधिनियम को लेकर अच्छी चीजें बताई कि इसमें क्या खासियत है, क्या चीजें हो सकती है। और यहां पर विपक्ष की हम बात करें तो इमरान प्रतापगढ़ी रहे, जिन्होंने अपने नुक्तों से, उर्दू से, शायरी से, तर्कस की तीन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने इसमें बोली थी। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है भाई, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति से मिला है इस वक्फ कानून को लेकर कि भाई ये मुस्लिम समुदाय के लिए सही नहीं है। ये सब बातें जो हैं इसमें शुरुआत में हुई थी, और बोर्ड ने यह भी कहा है कि यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है, देश के मुसलमानों पर हमला है। और जो ओवैसी हैं, ओवैसी सांसद, इन्होंने तो क्या किया, बिल की कॉपी ही फाड़ डाली थी। ठीक है, इन्होंने जमकर हंगामा किया कि यह बिल नहीं पेश होना चाहिए। अब आपके मन में चल रहा होगा कि इसके सर फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो अभी तक तो मैंने राज्यसभा, लोकसभा के बारे में आपको बताया, सत्ता पक्ष की ओर से किसने सपोर्ट किया, विपक्ष की ओर से किसने इसका विरोध किया, वो चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई। ठीक है, और ओवैसी ने क्या किया, संसद के अंदर ये पूरा जो है बिल ही फाड़ दिया था इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने हंगामा किया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई कि वक्फ का इतिहास मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। ठीक है, वक्फ के इतिहास की शुरुआत की हम बात करें तो 570 ईसा पूर्व पैगंबर मोहम्मद जो हजरत मोहम्मद पैगंबर थे, उनके समय में इन्होंने खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग लगाया था, और इससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी,
और इसके बाद जो है इन्होंने 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में लोगों को बताया मक्का में। जब ये मुस्लिम धर्म के बारे में मक्का में बता रहे थे तो वहां पर जो है जो ईसाई लोग रहते थे, ईसाई लोगों का धर्म ये चेंज कर रहे थे वहां पर, ईसाई लोगों ने इनका विरोध किया और विरोध करके इनको मक्का से मदीना भेज दिया था। ठीक है, और ये बात है 622 ईस्वी की, जब ये मक्का से मदीना गए। और जब ये मक्का से मदीना गए उसी समय हिजरी सम्मत स्टार्ट हुआ था। तो हजरत मोहम्मद शाह के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया है, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने 600 पेड़ों का एक बाग लगाया था खजूर का, और उससे जो पैसा आता था ये क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे मक्का में उनकी मदद करते थे, और ये फिर बाद में संपत्ति जो है वक्फ संपत्ति कहलाने लगी थी। इसका पहला उदाहरण यहां से मिलता है वक्फ का। इसके बाद हम बात करें तो और भी अन्य चीजें, जैसे दिल्ली सल्तनत की हम बात कर लेते हैं। 1206 से 1526 तक इस वक्फ के बारे में जानकारी मिलती है, इस वक्फ के बारे में कि किस तरीके से जो है संपत्ति दान दे दी जाती थी। फिर इसके बाद हम बात करें, जो मोहम्मद गोरी था इसने 2 गांव वक्फ के तहत मिला लिए थे। और इसके बाद ब्रिटिश राज लंदन ने 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया था। जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया था तो उस समय अंग्रेजों ने इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद जब भारत आजाद हो चुका था 1954 में एक वक्फ एक्ट के नाम से अलग कानून बनाया गया, और देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी थी 1964 के अंदर। तो ये प्यारे भाई मैंने आपको इतिहास बताया है, वक्फ का इतिहास क्या है। ये आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास कैसे रहा है, कहां से इसकी नींव रखी गई थी और किस तरीके से जो है ये काउंसिल बनती है, वो मैंने यहां पर आपको बताई। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई, इससे आगे हम बात कर लेते हैं जब भारत का बंटवारा हुआ था, जब भारत आजाद हो गया था और हमसे अलग होकर पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान में जो वहां पर मुस्लिम रहते थे, जो भारत के मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के हिंदू भारत में आ गए थे। अब जो भारत में मुस्लिम लोग थे उनके पास जो संपत्ति थी उन्होंने क्या किया, वह संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी थी। उन्होंने वह संपत्ति किसको दान दे दी थी, वक्फ को। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए, वहीं पाकिस्तान से काफी सारे लोग हिंदू आए। 1954 में संसद में जो वक्फ एक्ट है यहाँ कट कट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। अभी तक सही है ना, कहीं गलत तो नहीं कर रहे? ठीक है। इससे पाकिस्तान वाले जमीनों की संपत्ति को मालिकाना इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दिया गया। और ठीक है, ठीक है, 32 वक्फ बोर्ड है। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया कि जो भारत छोड़कर जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्ति जो है वक्फ में मिला ली गई थी, उसके तहत उन्होंने संपत्ति अपनी दान कर दी थी। ठीक है, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 32 वक्फ बोर्ड है। इस समय प्रेजेंट टाइम में अलग अलग राज्यों में जो है वक्फ बोर्ड है, 32 वक्फ बोर्ड है। ठीक है, और मुस्लिम धर्म में भी 2 चीजें होती हैं, एक तो शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। ठीक है, तो शिया और सुन्नी मुस्लिमों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, इस कारण जो है भारत में 32 वक्फ बोर्ड मैंने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है, चलो इससे आगे हम बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड का इतिहास भाई मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पहले मैंने आपको वक्फ बोर्ड, पहले मैंने वक्फ के बारे में बताया था ना, वक्फ का इतिहास, ये कट कर देना भैया। पहले मैंने आपको वक्फ के बारे में बताया था, अब मैं आपको वक्फ बोर्ड का इतिहास यहां पर बताता हूं। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौरान हुई थी, जैसे कि मैंने पीछे आपको बता ही दिया है। और अधिनियम लाया गया था 1913 में, मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम लाया गया। उसके बाद हम बात करें 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार जब बनी थी, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। केंद्रीय वक्फ परिषद की इन्होंने स्थापना की थी। और 1995 में हम बात करें, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन की अनुमति दे दी गई थी। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की गठन की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां बढ़ा दी थी। ठीक है, 2013 में जो यूपीए की सरकार थी उसने वक्फ बोर्ड की और शक्तियां बढ़ा दी थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई, जो वक्फ बोर्ड है इसके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे भाई, भारत में जो सबसे ज्यादा संपत्ति है वो भारतीय रेलवे के पास है, 33 लाख एकड़। इसके बाद सेना या रक्षा मंत्रालय के पास 15, दोबारा कट लगा देना भाई।
इसके बाद हम बात करें सेना या रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ संपत्ति है। और तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास 9.4 लाख एकड़ संपत्ति है। तो तीसरे स्थान पर है वक्फ बोर्ड जिसके पास इतनी संपत्ति है। आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितना संपत्ति इस समय है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको भाई अलग अलग संपत्ति बताई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी। अब इसमें कितनी वृद्धि हुई है आप देख सकते हैं, कितनी वृद्धि हुई है। 4 लाख एकड़ जमीन से अब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। तो 2009 से 2025 तक का जो सफर रहा है वो काफी इसमें वृद्धि देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझाता हूँ वक्फ के बारे में। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, जैसे होता क्या है कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन है। ठीक है, मेरे पास कोई मोबाइल फोन है और मैंने आपको अपना मोबाइल फोन दे दिया। एक मोबाइल फोन से हम समझते हैं, मैंने आपको अपना एक मोबाइल फोन दे दिया जो मेरे पास है। आपने वो मोबाइल फोन किसको दे दिया? वक्फ बोर्ड को दे दिया। और अब क्या होगा, मेरा मोबाइल फोन है, मेरे पास कागजात भी हैं, लेकिन आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो अब मैं वक्फ बोर्ड से वो मोबाइल फोन लूंगा और मैं वक्फ बोर्ड को अपने जो भी मोबाइल फोन के कागजात हैं वो दिखाऊंगा। और मैं किसी भी पुलिस थाने में जाकर या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकता। मैं उनसे पहले बोलूंगा कि भाई ये मेरा मोबाइल फोन है, कि मुझे वापस कर दो। इसी तरीके से संपत्ति भी दी जाती थी। जैसे मेरी संपत्ति है, उस पर कोई विवाद चल रहा है और उसमें दूसरा व्यक्ति भी शामिल है, तो दूसरा व्यक्ति पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देता था। अब मेरा मामला वक्फ बोर्ड से होगा, ना तो मैं किसी पुलिस थाने में जा सकता हूं, ना मैं कहीं कोर्ट में जा सकता हूं। मेरा मामला वक्फ बोर्ड से होगा। और वक्फ बोर्ड क्या करता था, उस संपत्ति को अपने पास ही रख लेता था। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर होती थी। मैंने एक उदाहरण से आपको यहां पर बताया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम बात करें कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में क्या है कि एक चेयरमैन होते हैं जो अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में किरण रिजिजू हैं। एक सेक्रेटरी होते हैं एसपी सिंह तेवतिया हैं। और बाकी 8 अन्य लोग होते हैं। और इसमें सब ये 8 अन्य लोग मुस्लिम होते हैं। जैसे चेयरमैन होगा और सेक्रेटरी स्तर पर आईएएस अधिकारी होगा, एक मुस्लिम विधायक इसमें होगा, एक मुस्लिम सांसद होगा, मुस्लिम एडवोकेट होगा, मुस्लिम टाउन प्लानर होगा और मुस्लिम बुद्धिजीवी होगा। अर्थात ये जो 8 लोग हैं ये सब मुस्लिम ही होते थे पहले। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्यारे भाई इस अधिनियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं, मतलब क्या क्या चेंज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे वक्फ बोर्ड कानून नए पुराने कानून में 4 बड़े अंतर में यहां पर आपको बताता हूं, आपको समझने हैं। जैसे पहले हम बात करें जो पुराना कानून था, पुराना कानून के तहत सेक्शन 40 में रीजन टू विलीप के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल से ही अपील कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रिब्यूनल होता है उससे ही मैं अपील कर सकता हूं, किसी और से अपील नहीं कर सकता हूं कि भाई मेरा ही मोबाइल फोन है, ये कागजात है, कहीं नहीं जा सकता हूं मैं, बस जो उसका ट्रिब्यूनल होगा उसी से मैं अपील कर सकता हूं। लेकिन प्यारे भाई नए बिल में क्या हुआ है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब क्या होगा, अब मैं हाई कोर्ट में जाकर दिखा सकता हूं कि भाई ये मेरी जमीन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये वक्फ को किसी व्यक्ति ने दे दिया है। तो अब इतना अधिकार दे दिया गया। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पहले क्या होता था, जो ट्रिब्यूनल होता था उसका फैसला अंतिम होता था, जैसा उसने बोल दिया भाई वैसा ही होगा, और वो जमीन देता ही नहीं था भाई। ठीक है, वक्फ की जो संपत्ति होती है वो किसी को वापस नहीं करता था। लेकिन अब क्या होगा, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो उसका फैसला होगा हाई कोर्ट में चला जाएगा भाई। अब इसके बाद हम बात करें तीसरा पॉइंट, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। मतलब किसी जमीन पर जो है, जैसे मस्जिद है या कोई भी इस्लामिक उपयोग है, जैसे कोई वहां पर जो है कब्रिस्तान है, तो वो भाई वक्फ की संपत्ति हो जाती थी, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो आपको वो संपत्ति नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करें, अब तीसरा पॉइंट नए में क्या चेंज हुए। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, चाहे उस पर मस्जिद बनी हो। ठीक है, उस व्यक्ति ने जो है ये बोल दिया हो कि भाई ये मेरी जमीन है और उसने कागजात दिखा दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो मस्जिद भी तोड़ दी जाएगी। ये नए बदलाव हुए, पहले ऐसा नहीं होता था, अब नए बदलाव ये किए गए। ठीक है, और दूसरा देखो, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी।
महिलाओं की एंट्री नहीं होगी और केवल मुस्लिमों की एंट्री वक्फ बोर्ड में हो सकती है। पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या होगा प्यारे भाई, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे भाई, महिला भी होगी और 2 अन्य धर्म के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। अब ये बदलाव हुए, ठीक है, अब ये प्यारे भाई बदलाव किए गए इस कानून के तहत। नए और पुराने कानून में मैंने आपको अंतर यहां पर बता दिया। अब देखो, इसके बाद हम बात करें, इस समय पूरे भारत में यही चर्चा का विषय बने हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर इस फैसले को बदल सकते हैं, इस अधिनियम में बदलाव हो सकते हैं। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, क्या सर ऐसा हुआ है, ऐसे बदलाव हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। आर्टिकल 13 ये बताता है कि अगर कोई अधिनियम बना दिया जाता है, ठीक है, लोकसभा से पेश हो जाता है, राज्यसभा से पेश हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है, क्या उसमें बदलाव हो सकते हैं? जी हाँ, आर्टिकल 13 हमें बताता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट बदलाव कर सकता है। तो ये अब देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ इसमें कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना है, क्या ये वक्फ जो कानून बनाया गया है, क्या यह सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। कैसी लगी ये वीडियो जरूर आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है। जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखें सभी।